हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित टॉपिक कवर कराए जाते हैं। तो अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के हम 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हमने पहला और दूसरा पार्ट कवर कर लिया था और ये उसका तीसरा पार्ट है। तो अगर आपने पहला और दूसरे पार्ट को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। आज का 51 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो फीमर है और ये पाई कहाँ जाती है फ्रेंड्स, तो ये जांघ के अंदर पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी हो गई। अब पूछता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो उसे भी याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है और ये पाई कहाँ जाती है फ्रेंड्स, तो ये कान के अंदर पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिए कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर और ये जांघ में पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज और ये कान के अंदर पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 52 नंबर का क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट मारता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। ठीक है फ्रेंड, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का क्वेश्चन, पेस मेकर किससे संबंधित है। दोस्तों, पेस मेकर जो है ये हृदय से संबंधित है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि पेस मेकर जो है वो किससे संबंधित है, तो वो हृदय से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, पेस मेकर हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब लगता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो आपको मैं इसे क्लियर कर देता हूँ कि जब सूर्य और अर्थ यानी पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है यानी मून आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस कंडीशन को याद रखिए, आपने अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो सूर्य ग्रहण की बात हो गई। अब चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो दोस्तों चंद्र ग्रहण जब सूर्य और मून के बीच में यानी चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है यानी अपना अर्थ आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों कंडीशन याद रखिएगा कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर रहा है, तो सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में की थी। वर्ष भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में वर्ष भी पूछता है कि पेनिसिलिन की खोज कब की गई थी, तो पेनिसिलिन की खोज वर्ष 1928 में की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इसमें खोज से ही रिलेटेड कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, तो एक्स किरणों की खोज रोंटजन के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, रोंटजन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी। और एक और क्वेश्चन पूछता है गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो गामा किरणों की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, हेनरी बैकुरल ने गामा किरणों की खोज की थी। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी वर्ष 1928 में, और एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने की थी, और गामा किरणों की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। और फ्रेंड्स, एक और इसमें फैक्ट याद रखिएगा, गामा किरण की जो भेदन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 56 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। दोस्तों, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। 206 हड्डी एक यंग व्यक्ति के शरीर में पाई जाती है फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन पूछता है कि नवजात शिशु के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो याद रखिएगा कि नवजात शिशु के अंदर 300 हड्डियां होती हैं, जो कि बाद में जब शिशु बड़ा हो जाता है तो ये घटकर 206 हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा कि यंग व्यक्ति में कुल 206 हड्डी होती हैं और नवजात शिशु के अंदर 300 हड्डी होती हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स,
तो याद रखिएगा कि हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्टोलॉजी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 57 नंबर का क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? यानी कि ये कि यंग स्वस्थ शरीर में कुल कितना खून पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, औसतन 5 से 6 लीटर तक एक स्वस्थ शरीर में, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में खून पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, औसतन 5 से 6 लीटर एक व्यक्ति के अंदर खून पाया जाता है। और क्या पूछा जाता है एग्जाम में? तो पूछा जाता है कि मानव शरीर के कुल वजन का खून का कितना प्रतिशत होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 7 से 8%, 7% या फिर 8%। 7 से 8% खून जो मानव शरीर के वजन का 7 से 8% खून का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का क्वेश्चन। ताप मापने की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, ताप मापने की एसआई इकाई केल्विन होती है। इसको याद रखिएगा कि ताप मापने की एसआई इकाई केल्विन होती है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? तो याद रखिएगा 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का तापमान केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होता है। और अगर सेल्सियस में पूछेगा तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है फ्रेंड्स? तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तीनों मैंने आपको बता दिया है। 310 केल्विन में होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है मानव शरीर का तापमान। और यहाँ पे ताप मापने की एसआई इकाई पूछी तो याद रखिएगा केल्विन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 59 नंबर का क्वेश्चन। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों, सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसको याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है फ्रेंड्स? तो इसको कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। याद रखिएगा कि कैरोसिन के तेल में इसको डुबोकर रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है इसको कैरोसिन के तेल में? क्योंकि फ्रेंड्स, जो सोडियम होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसको ऑक्सीजन से और नमी से दूर रखने के लिए कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सोडियम और एक और है पोटेशियम। ठीक है फ्रेंड्स, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसे धातु हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनको चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है कि कौन सी धातु ऐसी है जिनको कि चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों धातुओं को याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 60 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा जीव मृदा की उर्वरकता को बनाए रखता है? ठीक है फ्रेंड, कौन सा जीव मृदा की उर्वरकता यानी मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो वो कौन सा? केंचुआ। केंचुआ मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। और केंचुए को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। याद रखिएगा, किसानों का मित्र। किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुआ को, क्योंकि ये मिट्टी में उर्वरकता बनाए रखने में मदद करता है केंचुआ। और एक क्वेश्चन और पूछता है इससे रिलेटेड कि केंचुए के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, केंचुए के अध्ययन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्मी कल्चर कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि केंचुए के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वर्मी कल्चर कहा जाता है। और ये मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का क्वेश्चन। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन। डिप्थीरिया बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, डिप्थीरिया बीमारी में शरीर का जो गला होता है वो प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा, डिप्थीरिया बीमारी में गला प्रभावित होता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि मधुमेह से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा कि मधुमेह से हमारे शरीर का अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो अग्नाशय प्रभावित होता है मधुमेह से। और अग्नाशय क्या है फ्रेंड्स? तो ये एक मिश्रित ग्रंथि, इसको भी ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। मधुमेह से अग्नाशय प्रभावित होता है, और डिप्थीरिया बीमारी से गला प्रभावित होता है।
अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बियर्ड ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो टेलीविज़न के आविष्कार की बात होगी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार याद रखिएगा ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसको भी याद रखिएगा कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी ने। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा कि टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बियर्ड ने किया था, और टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, और रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड याद रखिएगा कि साइकिल का आविष्कार मैक मिलन ने किया था। ठीक है फ्रेंड, साइकिल का आविष्कार मैक मिलन ने किया था। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 64 नंबर का क्वेश्चन, खून को रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है? दोस्तों विटामिन के जो है ये खून को रोकने में मदद करता है। खून को रोकने से मतलब है कि अगर चोट लग जाती है तो जो खून का बहाव होता है उसको रोकने में विटामिन के मदद करता है। ठीक है फ्रेंड, जब चोट लग जाती है तो उसके आपने देखा होगा उसके ऊपर एक परत से जम जाती है। वो परत किसकी वजह से जमती है फ्रेंड्स? तो वो हिपैरिन की वजह से जमती है। हमारे शरीर में हिपैरिन होता है, उसकी वजह से वो परत जम जाती है। और उसमें मदद कौन करता है? तो विटामिन के जो होता है ये खून को रोकने में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, विटामिन के खून को रोकने में मदद करता है। और दोस्तों विटामिन की खोज किसने की है फ्रेंड्स? तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई। याद रखना, फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 65 नंबर का क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के अंदर यानी सिर के अंदर पाई जाती है। इसको याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और मस्तिष्क में एक और ग्लैंड होती है जिसको पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पीनियल ग्रंथि होती है। पीनियल ग्रंथि क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट कि बायोलॉजिकल क्लॉक किसको कहा जाता है? तो बायोलॉजिकल क्लॉक पीनियल ग्लैंड को ही कहा जाता है, यानी पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? तो पीनियल ग्लैंड का कार्य ये होता है कि अगर आप रोज़ रात के 11 बजे या 11-12 बजे तक सोते हैं तो पीनियल ग्लैंड आपको इतने टाइम तक नींद लाने में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड, पीनियल ग्लैंड क्या करेगा? अगर आप 11-12 बजे सोते हैं रात को तो आपको नींद कब आएगी? आपको 11-12 बजे के करीब ही आएगी। तो उसमें कौन मदद करता है? तो पीनियल ग्लैंड जो होता है ये बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में जाना जाता है। इसको पता होता है कि आप इतने बजे सोते हैं, रोज़ 11 से 12 बजे के बीच में सोते हैं, तो आपको नींद जो आएगी 11 से 12 बजे के बीच में ही आएगी। अगर आप कोशिश करेंगे कि इससे पहले नींद आ जाए तो आपको इससे पहले नींद बहुत ही मुश्किल आती है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड के अंदर ये मौजूद होता है कि आप 11 से 12 बजे के बीच में ही सोते हैं, इसीलिए इसको पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों टीबिया नामक अस्थि टांग में पाई जाती है। इस टीबिया नामक और एक और है फिबुला। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा, फिबुला। टीबिया और फिबुला ये दोनों हड्डी टांग के अंदर पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। और अस्थि के अध्ययन को मैंने अभी आपको बता दिया कि अस्थि के अध्ययन यानी हड्डी के अध्ययन को ऑस्टोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नेत्र रोग के चिकित्सक को क्या कहते हैं? दोस्तों नेत्र रोग के चिकित्सक को ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नेत्र रोग के चिकित्सक को ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। और दांतों के चिकित्सक को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ये दांतों के चिकित्सक को डेंटिस्ट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, डेंटिस्ट कहा जाता है दांतों के चिकित्सक को, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? दोस्तों अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और क्षार का स्वाद कैसा होता है, यानी बेस का स्वाद कैसा होता है? तो उसका स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। तो दोस्तों अम्ल और क्षार होता क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 0 से लेके 7 तक किसी वस्तु का अगर पीएच मान 0 से लेकर 7 तक है तो वो अम्ल कहलाता है, यानी एसिड होता है।
ठीक है फ्रेंड्स। और 7 से लेके अधिक यानी 7 से लेकर 14 तक जो किसी वस्तु का अगर पीएच मान होता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्षार कहा जाता है यानी बेस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 0 से 7 तक वाले को क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। और 7 से 14 तक वाले को क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। और 0 से 7 तक जितनी भी वस्तु हैं जिनका पीएच मान 0 से 7 है, उनका स्वाद कैसा होगा फ्रेंड्स, तो उनका स्वाद खट्टा होगा। और इनका स्वाद कैसा होगा फ्रेंड्स, जो 7 से लेकर 14 के बीच में होती हैं तो इनका स्वाद कड़वा होता है, याद रखिएगा इसे। और फ्रेंड्स जो पीएच वैल्यू होती है, तो पीएच मान की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो पीएच वैल्यू की खोज सबसे पहले सोरेनसन ने की थी, याद रखिएगा किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 69 नंबर का क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है खून का पीएच मान। और नींबू का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। और किसका पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो और पूछा जाता है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। और क्या पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स और पूछा जाता है यूरिन यानी मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान 6 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि पीएच मान यानी पीएच वैल्यू की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने की थी। इसको भी याद रखिएगा कि पीएच वैल्यू की खोज सबसे पहले सोरेनसन ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन, शरीर में पसलियों की हड्डियाँ कुल कितनी होती हैं। तो कुल हड्डी जो होती है, पसलियों की कुल हड्डी जो होती है वो 24 होती है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पसलियों की हड्डियाँ कुल कितनी जोड़ी में होती हैं, तो याद रखिएगा 12 जोड़ी होती है। और जोड़ी में पूछेगा तो 12 जोड़ी हो जाएंगी, और कुल हड्डियाँ पूछेगा तो इसका डबल 24 हड्डी हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का क्वेश्चन, समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है। तो दोस्तों समुद्र की गहराई फैदोमीटर से नापी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो समुद्र की गहराई नापी जाती है। और एक और होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बैरोमीटर से वायु दाब नापा जाता है। क्या नापा जाता है, वायु दाब यानी एयर प्रेशर को नापा जाता है, वायु दाब को बैरोमीटर से। और एक होता है एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है फ्रेंड, तो हवा की गति, याद रखिएगा एनीमोमीटर से हवा की गति को नापा जाता है। तीनों याद रखिएगा कि समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर, और वायु दाब यानी एयर प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है, और हवा की गति नापने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आता है अपने अगले क्वेश्चन पे 72 नंबर का क्वेश्चन, समुद्र के पानी में लवणता का क्या कारण होता है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा NaCl। ठीक है फ्रेंड्स, NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। और ये साधारण नमक का भी फॉर्मूला ही होता है। तो समुद्र में सोडियम क्लोराइड की होने की वजह से ही समुद्र का पानी में लवणता होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। और इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखिएगा, फॉर्मूला भी पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी, NaCl। इसको साधारण नमक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, साधारण नमक कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है, तो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का क्वेश्चन, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ये तो फलों का अध्ययन हो गया। और एक होता है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स, तो पेडोलॉजी में मृदा यानी कि मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। और एक पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में किसका किया जाता है, तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर में फलों का अध्ययन किया जाता है। इसको याद रखिए, फलों का नहीं, बागवानी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बागवानी याद रखिए कि हॉर्टिकल्चर में बागवानी के बारे में अध्ययन किया जाता है। और क्या पूछा जाता है दोस्तों, तो और पूछा जाता है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये फूलों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो दोस्तों जो काली मिट्टी होती है ये कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। और काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से
जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। और ये काली मिट्टी पर सबसे अधिक कौन सी फसल उपयुक्त होती है, तो कपास की फसल सबसे अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 75वां क्वेश्चन, शरीर के ऊतकों की वृद्धि और विकास व सुधार के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है। तो शरीर में जो हमारे ऊतक पाया जाता है यानी टिश्यू पाए जाते हैं, उनकी वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा उनकी वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और 20 अमीनो अम्ल मिलकर, याद रखिएगा 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और फ्रेंड्स, ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कि ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हमारे इस वीडियो के 75 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।